कहाँ से? नीचे। हेलो हेलो। सबको गुड इवनिंग। आज संस्कृत ग्रामर का जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर वर्ण शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है ना। तो हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे संस्कृत व्याकरण में कि हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण क्या है, तो हम लोग ऐसे भी हम लोग 6 से 5 से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों को, ठीक है, किसी के पास लिखकर बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, वो क्या कहलाएगी? भाषा। क्या कहलाएगी? भाषा। और जब हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना जब हम सीखते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो सबसे पहले कि जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों को लिख करके, बोल करके, संकेत के माध्यम से दूसरों को बताएंगे, वो क्या कहलाएगा? तो भाषा। तो संस्कृत जो है वो हमारा भाषा का विषय है, लैंग्वेज पेपर है ना। और आगे हम देखते हैं व्याकरण में, तो व्याकरण जिसकी मदद से मनुष्य क्या करता है? तो शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता है, साथ ही साथ शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए सीखता है, और शुद्ध शुद्ध क्या सीखता है? तो पढ़ने के लिए, है ना, सही सही उच्चारण सीखता है, और जो उसका जो लिखने का जो तरीका होता है, सही सही वो लिखता है, और साथ ही साथ वो बोलने के लिए भी सीखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत का जैसे कि बहुत सारा सेंटेंस है, संस्कृत का हम लोगों को एग्जाम देना है, तो संस्कृत का कई सारा सेंटेंस है, और सेंटेंस अगर हम सही बनाएंगे तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत व्याकरण में हमारा जो पहला चैप्टर आपको कल बताया गया था, यूट्यूब पे डिस्कस किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर देखा था सैद्धांतिक व्याकरण में। पहला चैप्टर आप याद करिए, पहला चैप्टर आपको बताया गया था वर्ण, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर वर्ण को ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है। वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके। यहाँ हम फिर भी जोड़े हैं, यहाँ पे क्या जोड़ा गया है कि फिर भी यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसका दोबारा टुकड़ा नहीं हो सकता, वो हमारा क्या है? वर्ण है। जैसे देखिएगा यहाँ पर का है, का को लिखने का तरीका है कि का को लिखा गया कैसे? तो का हलंत प्लस आ, का हलंत प्लस आ। तब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमारा का हलंत को आप दोबारा आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण वह खंड है, वह टुकड़ा है जिसे हम दोबारा कभी तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ से हम देखते हैं कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ण वर्ण का हमारा कितना प्रकार? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला हमारा हो जाता है कौन सा वर्ण? स्वर।
और दूसरा हमारा कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण। हम लोग बारी बारी से सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्वर। स्वर वर्ण क्या है? तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, तो स्वर वर्ण जिसके उच्चारण करने में, जिसको बोलने में, जिसको उच्चारित करने में हम किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेते हैं, हम किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? तो स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का कहना है कि उसके उच्चारण में, उसको बोलने में कभी भी किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाएगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि स्वर वर्ण हमारा स्वतंत्र है ना, आजाद है, एकदम स्वतंत्र है। फिर है कि हमारा जो स्वर वर्ण है इसकी संख्या कितनी है? 13। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13। जबकि अगर हिंदी में बात करें, हिंदी भाषा में स्वर के गो है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तो संस्कृत में जो स्वर है वो हो गया 13, ठीक है। अब आपको यहां से लगेगा कि यहां से बढ़ा क्या, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बढ़ा क्या। आ है, आकर है, हर्षवई है, दीर्घई है, हर्षवाऊ, दीर्घाऊ, ठीक है। उसके बाद हो जाता है हमारा छोटी री, और ये हो गया हमारा बड़ी री, और इसके बाद री, ए, आई, ओ। देखिएगा इसमें आपको 2 गो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, 2 गो आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंदी जो होता है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जबकि अगर हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलते हैं हम आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की क्या ली जाती है? मदद। तो जिसके उच्चारण में किसकी मदद ली जाएगी? स्वर वर्ण की, वो हो जाएगा हमारा व्यंजन वर्ण। आपने अभी तुरंत पढ़ा था कि स्वर के उच्चारण में किसी की मदद नहीं ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यंजन के उच्चारण में किसकी मदद ली जाएगी? तो स्वर वर्ण की। और जिस प्रकार से हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, उसी प्रकार से हमारा जो संस्कृत है उसमें भी सेम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो हमारा संस्कृत रहे या हिंदी रहे, दोनों में ही व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श वर्ण। एक खास है हमारा स्पर्श वर्ण, पूरा स्पेशल है। इसमें देखेंगे हमारा क वर्ग। अब आपको क वर्ग का मतलब पता है, क वर्ग जिसमें आपका का, खा, गा, घा और अंगा ये आता है ना, ये आता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आया? 1 2 3 4 5, 5 आया। तो इधर से हो गया 5, च वर्ग में भी 5 वर्ण, ट वर्ग में भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। टोटल आप काउंट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर होता है क्या कि जो हमारा स्पर्श वर्ण है इसकी संख्या 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। तो हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी जगह ही स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 25। तो हमारा व्यंजन वर्ण में ही आता है कौन सा? तो स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। शुरू कहाँ से हो रहा है? तब का से। शुरू कहाँ से हो रहा है? का से। और का से जा कहाँ रहा है? तो प वर्ग का लास्ट क्या है? माँ। तो क से लेकर के माँ तक हमारा कौन सा वर्ण हो गया? स्पर्श वर्ण। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्णों के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अंतस्थ और उष्म। ठीक है, तो हम देखते हैं बाबू अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने? तो 4। और उष्म वर्ण भी कितना? तो 4। तो अंतस्थ भी 4 और फिर उष्म भी 4। तो अंतस्थ में देखते हैं कि या, रा, ला, वा, और उष्म में
तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो अगर देखिएगा यहाँ पे तो अंतस्थ कितने 4 और उसमें भी कितने 4। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको वर्ण चैप्टर में अंतस्थ कौन है, ऊष्म कौन है, स्पर्श कौन है, स्वर कौन है, अगर ये सब आपको नहीं पता, अगर आपको ये सब याद नहीं रहेगा, तो आपको संधि चैप्टर में दिक्कत हो सकता है। पहले ही क्लियर कर देते हैं। तो आप जब आप देखिए, है ना, संधि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको वर्ण चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा फिर। तो इसलिए देखिएगा कि अंतस्थ कौन कौन है, तो या, र, ला, वा। और उष्म कौन कौन है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है बाबू अयोग वाह। ये अयोग वाह क्या है, ठीक है, तो ये अयोग वाह क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अयोग वाह में अनुस्वार आता है। क्या आएगा, अनुस्वार और विसर्ग, है ना। अनुस्वार का चिन्ह ये हो गया और विसर्ग का चिन्ह ये हो गया। तो अयोग वाह में हो गया क्या, अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा बाबू संयुक्ताक्षर वर्ण। संयुक्ताक्षर वर्ण क्या है, तो संयुक्ताक्षर वर्ण एक प्रकार का व्यंजन वर्ण होता है। ये कैसा वर्ण होता है, व्यंजन। इसकी गिनती जो है वो व्यंजन वर्ण में होती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप इन सभी को भी काउंट करके 33 आप गिन दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। ये नहीं है कि आप इसको भी काउंट कर रहे हैं। काउंट कौन कौन सा होता है, जब गिनते हैं तो होता है स्पर्श वर्ण। और किसको गिनते हैं हम, अंतस्थ को, ठीक है। हम लोग गिनते हैं किसको, तो पहला हमारा स्पर्श को गिनते हैं, अंतस्थ को, स्पर्श को, उष्म को और अंतस्थ को। ये भी 4, ये भी 4 और ये हो गया 25। और टोटल आप देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33। 25 8 33। तो है और भी व्यंजन वर्ण, लेकिन जब मेनली जब व्याकरण में गिना जाता है तो यही 3 है जिसको गिना जाता है। ये नहीं कि आप टोटल काउंट करके आप बता रहे होंगे, ये इसमें नहीं होता, ठीक है। तो 2 व्यंजन वर्णों का मेल होता है ये। संयुक्ताक्षर वर्ण हमारा क्या होता है, तो 2 व्यंजनों का मेल। किसका मेल है, 2 व्यंजनों का। जैसे हम देखते हैं कि अक्षा है ना, अक्षा है, तो अक्षा किसको किसको मिलाने से बना है, तो का को और मूर्धन्य सा को, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे त्रा है, त्रा को कैसे बनाया गया है, तो यहाँ पे ता हलंत और रा हलंत से। ज्ञा को कैसे बनाया गया है, तब जा से और या से। और देखें तो सरा को कैसे बनाया गया, तो तालव्य सा और र से। इसी प्रकार से देखेंगे आप प्रा को, है ना, आधा पा, आधा रा और अ। आधा से हमको एक चीज याद आया कि एक बार पिछले ही साल में भी आपके एग्जाम में पूछा था, संस्कृत में यह पूछा गया था कि हलंत का अर्थ क्या होता है। यह सवाल है कि हलंत का अर्थ क्या होता है, तो हलंत का अर्थ होता है आधा। जहां भी हलंत लग गया तो उसका मीनिंग क्या होता है, आधा, ठीक है। फिर है देखिए यहाँ पर द्या, तो द्या कैसे बनेगा, आधा द और य से। इस प्रकार से आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, आपको यहाँ पे प्र पूरा दिख रहा है, बाकी इसमें भी हलंत है, बाकी इसमें भी हलंत है। ऐसा क्यों, तो इसको देखिए, ये जो मेरा प्र है ये आधा प और आधा र से, लेकिन ये अपने आप में पूरा है ना। यहाँ देखिए हलंत नहीं है, तो यहाँ पर शब्द को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आ का, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कहेंगे का हलंत प्लस आ, तो इसका मतलब का होगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे टा हलंत प्लस आ, तो इसका मतलब टा होगा। कहने का मेरा मीनिंग ये है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। फिर देखिए आगे हमारा वर्ण और उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्ण और उसके उच्चारण स्थान, कौन कौन से वर्ण और उनका उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ से आपके एग्जाम में, ठीक है, ये जो उच्चारण स्थान वाला है आपका परीक्षा में कम से कम मिनिमम जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव आपका परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट पेपर से आएगा। ये जो चार्ट पेपर है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में मिनिमम
कम से कम कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 2 ऑब्जेक्टिव। तो इधर मैंने लिख दिया है वर्ण और इधर क्या लिखा गया? उसका उच्चारण स्थान। हमारा ये जो मुंह है, हमारे मुंह में क्या है? उच्चारण स्थान है। जैसे कि हमारा जीभ, यहाँ संस्कृत में उसको हम बोलते हैं जीवा। उसके बाद फिर दांत, दांत को बोलते हैं हम लोग क्या? दंत। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया? मूर्धा, ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर का जो स्थान है वो हमारा क्या होता है? मूर्धा। उसके बाद हमारा हो जाता है कंठ, है ना, तालु, जीभ को ही हम लोग बोलते हैं तालु, है ना। लिप्स, होठ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। नाक, नाक को क्या बोलते हैं? नासिका। तो पहले तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप बता पाइएगा। तो खैर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अच्छा से देखिएगा। पहला है कि आ, आकर, क वर्ग और विसर्ग। ठीक है, फिर से, आ है, आकर है, क वर्ग है और विसर्ग है। इसका उच्चारण कहाँ से? तो कंठ से। ठीक, फिर है हर्षवई, दीर्घई, च वर्ग, या और तालव्य स। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तो तालु से। फिर है बाबू री, टा वर्ग, र और मूर्धन्त स। तो यहाँ पे मूर्धन्त स है, तो मूर्धन्त स है तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धा से। उसी प्रकार से अगर हम देखें, यहाँ है लिरी, ला, सा, ठीक है, और ये क्या है? ता वर्ग। इसका उच्चारण स्थान दंत से। फिर देखिएगा हर्षवाऊ, दीर्घाऊ और पावर्ग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? ओष्ठ से, होठ से। और अनुस्वार, है ना, अंगा, या, ना, ना, मा, तो ये जो भी है इसका उच्चारण स्थान नासिका मीन्स नाक से। ठीक, ए और ऐकर, इसका होता है कंठ और तालु दोनों से। ठीक है, कंठ और तालु दोनों से। ओ और औकर, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से। और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से। ठीक है, और आगे देखिए तो हा का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र। ठीक है, मतलब हा से ही, ये हा का उच्चारण स्थान कंठ रहेगा ऑप्शन में, तो आप कंठ लगाइएगा। स्वर यंत्र, तो स्वर यंत्र से तो सबका ही होता है ना, स्वर यंत्र से। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो चार्ट पेपर है, इससे आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में मिनिमम कम से कम कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? 2 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और आप लोग जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप साथ साथ आप लिखने का भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखने का भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज भी होता है जो इस पर लिखा नहीं है और हम लिखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा हो गया क्या? उच्चारण स्थान। तो वर्ण और उच्चारण स्थान हम एक बार रिपीट करते हैं, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, कि आ, आकर, का वर्ग, आ, आकर, का वर्ग, हा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो हमारा कंठ है। हर्षवई, दीर्घई, या, तालव्य श। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? हमारा तालु से। उसके बाद फिर हमारा जो दंत सा है, उसके बाद ता वर्ग है, ल है, सा है, लिरी है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तो हमारा हो गया कहाँ से? दंत से। इसके बाद हमारा हर्षवाऊ, दीर्घाऊ, पा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ से। इसके बाद हमारा हो जाता है टा वर्ग, र, मूर्धन्त स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से। ए, ऐकर का कंठ और तालु से, है ना। व का दंत और ओष्ठ से, सॉरी, व का हो गया हमारा कहाँ से? दंत और ओष्ठ से। ठीक है, हर्षवाऊ, सॉरी, ओकर और औकर, है ना, कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजें जो भी है, जैसे अभी हम आपको सुना रहे हैं, आपको एकदम पूरा इसको एक भी इसका वर्ण इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको सारा वर्ण जो है वो आपको याद कर लेना है। अब आप इसको कैसे याद करिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आएगा तो आएगा, लिख के आप चार्ट पेपर बना के दीवार में आप चिपका दीजिए और उसको बार बार देखिए, पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। क्या है ना कि इसको याद करने का कोई ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, ये आपको याद वैसे ही करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे हमारा क्या है, फिर होता है हमारा बाबू वर्ण। ठीक है, वर्ण है वर्ण संयोजन। अब ये वर्ण संयोजन किस चिड़िया का नाम है ना, कई लोग पढ़ते होंगे, कई लोग नहीं भी पढ़ते होंगे इस चीज को। तो ये हमारा वर्ण संयोजन होता क्या है? ठीक, इसको हम लोग देखते हैं, वर्ण संयोजन है क्या। तो वर्ण संयोजन, वर्णों को मिलाकर के शब्द के रूप में लिखना। संयोजन, संयोजन मीन्स होता है मिलाना, मेल,
है ना, किसी चीज का संयोजन मतलब मेल। इसका मतलब क्या है, वर्ण संयोजन मतलब किसका मेल, तो वर्णों का मेल। तो वर्ण संयोजन इसका अर्थ हुआ किसका मेल, तो वर्णों का मेल। तो वर्णों का मेल, वर्णों को मिलाएंगे और उससे शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ से आधा स है, ठीक है, यहाँ से क्या है, आधा स है, आ है, तो इससे पूरा स बन गया। माँ है, माँ लिख देंगे। इसमें दीर्घई है, लगा देंगे दीर्घई। और देखिए यहाँ से का और मूर्धन्त स से क्या बनता है, छ, लिख देंगे। आकार है, यहाँ लिख देंगे आकार। क्या बन गया, समीक्षा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरा देखिए, आधा दा है और आ है, इससे पूरा दा बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे र है, र हलंत के लिए रेफ आता है, हमेशा आप याद रखिएगा कि र हलंत के लिए क्या आएगा, रेफ आएगा। ठीक है, र हलंत के लिए हमेशा क्या आता है, रेफ, ये आप याद रखिएगा। संधि चैप्टर में भी आपको ये काम देगा। ठीक, यहाँ से क्या है बाबू, तो यहाँ से मूर्धन्त स लिख देंगे और इसमें आकर, आकर लगा देंगे और इस र के लिए रेफ इस प्रकार से। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए तो लिखा हुआ है आधा व और या, तो लिख देंगे आधा व, या में है आकर, लिखिए या में आकर। फिर क्या है, आधा खा है और फिर या है, लिखिए आधा खा। या में क्या है, तो आकार है, करिए यहाँ, क्या बन गया, व्याख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बाकी के एग्जाम्पल से आप खुद बना के आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये वर्ण संयोजन बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको ये थोड़ा जोड़ने के लिए, करने के लिए आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वर्ण संयोजन नहीं बताया हुआ गया होता, ठीक है, तो आपको संधि चैप्टर में बहुत ही प्रॉब्लम आती, बहुत ही दिक्कत होता, बहुत ज्यादा दिक्कत होता संधि चैप्टर में। ठीक, इसके बाद जिस प्रकार से हम वर्णों को मिला रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो वर्णों को हम मिला रहे हैं, इसी प्रकार से हम वर्ण को मिला के शब्द बना रहे हैं। वर्ण से क्या बना रहे हैं, शब्द। यहाँ हम वर्ण से बना रहे हैं शब्द। अब हम क्या करेंगे कि अब आपको हम सिखाएंगे कि शब्द को कैसे तोड़ा जाए वर्णों में। अब हम लोग उल्टा देखेंगे, ठीक है, उल्टा कि ये कैसे हो रहा होगा। चलिए, एक शब्द है हमारे सामने, वर्ण विश्लेषण या वर्ण वियोजन। वर्ण विश्लेषण या फिर वर्ण वियोजन। वियोजन मीन्स क्या करना, वियोजन मीन्स अलगाव, अलग करना, है ना। वियोजन अलग, अलग होना, वियोजन अलग होना किसी चीज का। और विश्लेषण का मीन्स भी होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि वर्ण विश्लेषण या फिर वर्ण वियोजन मतलब कि वर्णों को क्या करना, तो अलग अलग शब्दों को क्या करना, तो शब्दों को अलग अलग वर्णों के रूप में तोड़ करके लिखना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि शब्द में प्रयोग की गई जो ध्वनि है, शब्दों में जो प्रयोग की गई क्या है, ध्वनि है। तो शब्दों में जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग हुआ है उसको हम क्या करेंगे, तो अलग अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ से एक बात और है, आप सीख लीजिए, कहीं भी शब्द जो रहेगा उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ण रहे, अक्षर रहे, ध्वनि रहे, तीनों एक ही चीज है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है ना। सवाल में शब्दों को चेंज किया जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में वर्ण रहेगा लिखा हुआ या वर्ण के जगह पे अक्षर रहेगा लिखा हुआ, चलिए अक्षर नहीं रहा, ध्वनि रहेगा लिखा हुआ, तो आप एक ही बात समझिएगा, कुछ और नहीं, सब एक ही है। तो कहते हैं कि शब्दों में प्रयोग की गई क्या है, तो ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या, वर्ण, है ना। तो शब्द को बनाने के लिए हम जिस वर्ण का इस्तेमाल किए हैं उसको अलग अलग करके ही लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विश्लेषण या वर्ण वियोजन। जैसे देखिएगा, इधर हमने कुछ शब्द लिए हैं और इसका इधर क्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है, इसको तोड़ के लिखा गया है। देखिए क्या है, पहला लिखा गया है ट्रक। तो ट्रक है तो पहले ट्रक का करेंगे, तो ट्रक का जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा ट, है ना, आधा ट, र हलंत, इससे हो जाएगा ट्र और अ, इतना दूर से क्या बन जाएगा हमारा ट्र। अब बचा क्या, तो का के लिए हो जाएगा मेरा क्या, का हलंत प्लस आ, तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या, ट्रक। इसी प्रकार से देखिए बनाया गया है त्रिशूल।
तो त्रिशूल है तो पहले त्रा है, तो भाई त्रा कैसे बनाएंगे, तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि ता हलंत रहेगा, रा हलंत रहेगा, इससे बनेगा त्रा। हर्षवई का मात्रा है, लगाएंगे हर्षवई, बन गया त्रि। तालव्य स है, लिखेंगे हम तालव्य स हलंत, और लिख देंगे हर्षवाऊ की मात्रा, दीर्घाऊ की मात्रा है, लिख देंगे दीर्घाऊ। फिर क्या है लास्ट में, ला है, ला के लिए हम क्या लिखेंगे, ल हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, इस प्रकार से। अगर आपको इसको इतना से समझने में अगर दिक्कत आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय, ठीक है, जो आपके लिए एकदम भारी लगे वही बताया जाएगा। राष्ट्रीय, तो पहले क्या करेंगे कि राष्ट्रीय तो रा में आकर बनाएंगे। मेरा तो पहला काम यही है कि रा रा बना देना है सबसे पहले। रा बनाएंगे कैसे, रा हलंत लेंगे, रा हलंत लिया, आकर की मात्रा है ना, लगाएंगे आकर की मात्रा, बन गया रा। अब मूर्धन्य सा कैसा है, तो आधा है, मूर्धन्य सा आधा है भाई, ले लेते हैं आधा मूर्धन्य सा। अब क्या है, तो ट्रा है, तो ये जो ट्रा है ये बनेगा आधा टा से और आधा रा से, ट्रा बना। अब ट्रा में किसका मात्रा है, तो दीर्घई का मात्रा है, लगाएंगे इसमें दीर्घई का मात्रा। अब प्लस यहाँ क्या है, या, तो डायरेक्ट या तो नहीं बनाएंगे, पहले लिखेंगे आधा या और लास्ट में अ, अब बनेगा राष्ट्रीय। इस प्रकार से आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे शब्दों को क्या किया है, तोड़ा है। इसी प्रकार से बाकी के भी हैं, तो आप लोग खुद से आप क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि आपका जो नाम है, ठीक है, आप इस एक वर्क है आपके लिए, जब आप वर्ण वियोजन करिएगा तो आप अपना नाम ले लीजिएगा, ठीक, और आप अपना नाम का ऐसे आप तोड़ करके लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा, आपसे होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, तो वर्ण देख लिया, इसके बाद हमारा संधि चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने वन चैप्टर क्या किया, समाप्त किया। हमारा कोर्स ये क्रैश कोर्स, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एकदम से हम लोग कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, और ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। एक बार हम लोग रिपीट करेंगे कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो आज हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को बोल करके, लिख के, या किसी भी संकेत से, है ना, किसी के ऊपर प्रकट करे। हमारा हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, उसको किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हुआ। व्याकरण, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, यही हमारा क्या है बाबू, तो व्याकरण। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया वर्ण, ठीक है। वर्ण में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके फिर से खंड नहीं किए जा सकते। फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्ण होता है हमारा दो प्रकार का, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि जिसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाएगी। स्वर है कितना, तो 13 है ना, स्वर वर्ण। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे संस्कृत में व्यंजन क्या हुआ, तो जिसके उच्चारण में स्वर की मदद लेंगे। व्यंजन है कितना, 33। स्पर्श वर्ण कितना है, 25, क से लेके म तक। फिर देखिएगा अंतस्थ वर्ण 4, यार अलावा उष्म 4, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उसके बाद आयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को एक बार तो और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा आयोगवाह है, सॉरी, ये जो हमारा आयोगवाह है, इसको ना तो हम स्वर में रखेंगे ना व्यंजन में। आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है आया होगा या नहीं भी। तो यह आयोगवाह जो है, इसको ना तो स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में। फिर हम लोगों ने पढ़ा संयुक्ताक्षर वर्ण, जो कि हमारा व्यंजन वर्ण है, और ये दो व्यंजनों को जब मिलाते हैं तभी बनता है, ठीक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वर्ण चैप्टर का वर्ण और उसके उच्चारण स्थान, इसको तो आपको याद ही रखना है। और ये आपको संधि चैप्टर के लिए तैयार किया गया है। संधि चैप्टर के लिए मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे वर्ण संयोजन, और क्या पढ़ाया, वर्ण वियोजन, ठीक है। ये संधि चैप्टर के लिए आपको इसी में तैयार कर दिया गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
समझ में भी कंसेप्ट आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे संधि। ठीक है, थैंक यू।